Okay. So good evening to all. So आज अपनी एडमिन सेल्सफोर्स एडमिन वर्कशॉप डे का डे 3 है। कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था। कल अपन ने सेल्सफोर्स की जो अकाउंट बनाया था अपन ने डे 1 पे, उसका ओवरव्यू देखा था कि सेल्सफोर्स का इंटरफेस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। उसके बाद अपन ने सेल्स ऐप देखा था कि सेल्सफोर्स का जो स्टैंडर्ड सेल्स ऐप है वो किस तरह से वर्क करता है, उसके अंदर क्या ऑटोमेशन चलता है, उसमें क्या क्या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या स्टैंडर्ड फील्ड्स है जिसके अंदर अपन ने वैल्यू रखी थी, और किस तरीके से अपना एक जनरल बिजनेस का जो सेल जनरल बिजनेस के अंदर अपन सेल्स ऑटोमेशन करते हैं या फिर जो सेल्स प्रोसेस चलता है उसके अकॉर्डिंग वो बना हुआ था। पहले अपने पास प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट को अपन वहाँ पे लिस्ट कर रहे थे, उसको फिर उसकी प्राइस सेट कर रहे थे, और वहाँ पे अपन ने देखा था अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपन अलग अलग प्राइस रख सकते हैं, ठीक है। और अगर अपनी लोकेशन भी अलग अलग है कि जैसे अपनी कंट्री वाइज अलग अलग लोकेशन में अगर अपन अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या स्टेट वाइज जिस भी तरीके से, तो अपन लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस बुक बना सकते हैं वहाँ पे। इंडिया में रुपीज़ में चल रहा है, बाहर यूएसए में डॉलर के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वहाँ पे अपन अलग अलग प्राइस बुक बना के रख सकते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट को अपन अपॉर्चुनिटी के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद अपन ने कैंपेन कैंपेन बनाया था कि कैंपेन का डेटा रख सकते हैं कि कौन सा कैंपेन चल रहा है, कब से शुरू होगा, उसमें कितना पैसा लगेगा, उसका कितना बजट होगा, उसे कितना रेवेन्यू अगर उससे कैंपेन से जनरेट होता है तो कितना रेवेन्यू होना चाहिए कैंपेन से जनरेट, तो वो सब। इसके बाद अपन ने देखा था कि अपने पास लीड आ सकती है उससे, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं इंक्वायरी इन जनरल लैंग्वेज। तो इंक्वायरी आती है तो उसका डेटा अपन लीड में रखते हैं। इंक्वायरी कहीं से भी आ सकती है, मेनली सेल्स फोर्स मान के चलता है 3 तरीके से आती है। या तो आपके पास फ़ोन से आएगी, या आपके पास किसी आपकी वेबसाइट होगी उससे आएगी, या फिर आपके पास ईमेल करके भी आ सकती है, ठीक है। तो जनरली अपन देखते हैं, अपन खुद भी अगर कोई इंक्वायरी करते हैं तो जनरली अपन फ़ोन प्रेफर करते हैं या ईमेल प्रेफर करते हैं, ठीक है, या वेबसाइट प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो जब वेबसाइट इन तीनों से आएगी तो आपका, अगर आपकी वेबसाइट और ईमेल से आ रही है तो वहाँ पे अपन ये ऑटोमेशन लगा सकते हैं कि डायरेक्ट आपका रिकॉर्ड बन जाए, ठीक है। लेकिन कल अपन ने इतना डीप नहीं गए थे अपन। कल अपन ने सिंपल रिकॉर्ड मैनुअली डाला था। एंड उसके बाद अपन ने देखा था लीड जनरेट करने के बाद आप टास्क बना सकते हो अपने किसी एम्प्लॉय के लिए कि उसको कांटेक्ट करे, या फिर आप खुद टास्क बना के रख सकते हो खुद के लिए कि आप उसको कांटेक्ट करो इतनी ड्यू डेट तक, ठीक है। एंड उसके बाद टास्क के बाद आपके पास आपका जब हो जाता है कि वो जो लीड है वो आपको ऑर्डर देना है, उस लीड को वो बोलते हैं ठीक है मैं ऑर्डर, हम ऑर्डर देते हैं आपको। तो उस लीड को आप कन्वर्ट करते हो आपकी अपॉर्चुनिटी के अंदर, आपके कॉन्टैक्ट के अंदर और आपके अकाउंट के अंदर, जिसको बोलते हैं लीड कन्वर्जन प्रोसेस। जो ऑटोमेशन खुद सेल्सफोर्स ने उसके अंदर बना रखा था, स्टैंडर्ड ऑटोमेशन था। तो जब भी अपन लीड कन्वर्ट कर रहे थे तो जो भी अपन ने लीड की इंफॉर्मेशन डाली थी, जैसे कंपनी डाली थी तो उसका एक अकाउंट बन रहा था। अकाउंट में अपन किसका डेटा रखते हैं, उन कंपनीज का डेटा रखते हैं जिसके साथ अपन बिजनेस करते हैं। इसके बाद उसका जो लीड का नेम था उससे कॉन्टैक्ट बन रहा था। कॉन्टैक्ट में किसका डेटा रखते हैं कि जो कंपनीज के एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, या जिस भी कंपनी के अंदर कोई ना कोई पर्सन होगा उस पर्सन का डेटा अपन कॉन्टैक्ट के अंदर रखते हैं। जहाँ पे अपन ने देखा था अपन कॉन्टैक्ट का ईमेल और कॉन्टैक्ट का नेम और कॉन्टैक्ट का फ़ोन नंबर, ये सब अपन वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अपन कॉन्टैक्ट का ट्विटर वगैरह भी उधर से लिंक करा सकते थे ताकि उसका इंटरेस्ट देख पाए अपन। तो वो सब भी आप कर सकते हो। उसके बाद अपन ने देखा था एक चैटर देखा था। चैटर एक तरीके से बताया था मैंने फेसबुक टाइप होता है, ठीक है, जो आपकी ऑर्ग का इंटरनल आप मान सकते हो, जहाँ पे आप फोटो पोस्ट कर सकते हो या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर सकते हो, कोई मैसेज पोस्ट कर सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप का चैटर बना सकते हो, ग्रुप में आप जितने भी यूज़र हो पर्टिकुलर एक यूज़र का ग्रुप बना के उसका चैटर बना सकते हो, तो सपोर्ट है। इसके बाद अपने पास जब अपॉर्चुनिटी बनी थी, अपॉर्चुनिटी के अंदर अपने पास क्या था कि अपॉर्चुनिटी में एक स्टेज नाम की फील्ड थी जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज थी। तो उस अकॉर्डिंग एक अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट चलता है पूरा का पूरा कि वो जो इंक्वायरी थी जब वो इंटरेस्टेड हुई तो अपने पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको सेल करने की, तो वो किस किस स्टेज से जाती है वो सब अपन उसके अंदर उस अकॉर्डिंग वैल्यूज थी, और उस वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपन उसका स्टेज बनाते जाते। लास्ट में उसमें क्लोज था, क्लोज के अंदर दो था, क्लोज वन क्लोज क्लोज, कि अगर क्लोज वन का मतलब हाँ ठीक है कि वो सक्सेसफुली आपने उसको
ऑर्डर दे दिया, और क्लोज लॉस्ट का मतलब आपका वो लॉस्ट हो गया, आपका ऑर्डर पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग था पूरा। एंड उसके अंदर अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम भी थे। अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम के अंदर आपके पास आपका पूरा जो भी प्रोडक्ट थे कि वो किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उन प्रोडक्ट को आप वहाँ पे सिलेक्ट करके रखते हो, ठीक है। अगर आपका क्लोज वॉन हो जाता है मतलब आप वो प्रोडक्ट दे पाते हो। और भी कई सारी सेल्स के अंदर चीज़ें थी, लाइक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है सेल्स के अंदर, ठीक है, कि आप किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो उसका डेटा भी आप रख सकते हो, लेकिन वो अपन ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जा पाए थे टाइम लिमिट की वजह से, ठीक है। तो आई होप कि आपने वो सब जाके देखा होगा, अकाउंट बना के देखा होगा। अगर आपने वो सब जाके देखा होगा तो आपको आज का जितना भी कंटेंट है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि आज अपन खुद का ही वो सारी की सारी चीज़ें थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बिगनर लेवल के ऊपर। सो व्हाट वी विल लर्न टुडे, आज अपन क्या सीखेंगे? आज अपन सीखेंगे कि किस तरीके से अपन डिक्लेरेटिव टूल्स के साथ ऑटोमेशन कर सकते हैं सेल्सफोर्स के अंदर। तो सबसे पहले उसके लिए अपन को डेटा रखने के लिए कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कस्टम ऑब्जेक्ट को ग्रुप करके अपन एक अपना कस्टम ऐप बनाएंगे, और कस्टम ऑब्जेक्ट को ऐप के अंदर विजिबल करने के लिए कस्टम टैग्स बनाएंगे। सो अपन ये सब प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और ये सब अपन एक कॉलेज मैनेजमेंट ऐप का सिनेरियो लेते हुए करेंगे, ताकि कॉलेज मैनेजमेंट ऐप आई होप आप सबको थोड़ा सिंपल लगेगा, क्योंकि आपने पहले भी हो सकता है प्रोबेबली इसको देखा हो, इसका स्ट्रक्चर आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपन सब कभी ना कभी कॉलेज गए हुए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सब मीटिंग रूल्स है कि आपका माइक आप ऑफ रखें, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप चैट विंडो में मेंशन कर सकते हैं, एंड उसके बाद में सेशन के बीच में भी और सेशन के लास्ट में भी आपको आंसर देता रहूँगा। तो गाइस एक बार फिर से अपन सिनेरियो देख लेते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको बोला था कि आप खुद थॉट प्रोसेस लगाओ इसके अंदर कि किस तरह से अपन इसमें ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या क्या फील्ड हो सकती है उसके अंदर। तो यहाँ पे सिनेरियो ये था कि स्टार इन्फोटेक कॉलेज जो है वो अपना स्टूडेंट का जो डेटा है और उसका जो कोर्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको सेल्सफोर्स सीआरएम पे इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो उसके लिए बेसिक नीड्स क्या होगी, वो कैसे करेगा, वो सब अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको कल बोला था कि आप खुद के थॉट प्रोसेस से सोचे, तो आज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल लेवल के ऊपर यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपन और भी काफी कुछ बना सकते हैं। अभी अपन सिंपल सिंपल स्टेप्स लेकर चलेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, स्टूडेंट बनाया। तो स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, स्टूडेंट का डेटा कंटेन करेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट के डेटा में उसका नेम ले लिया मैंने एज अ फील्ड, ठीक है, कि नेम मेरे को रखना है। जेंडर ले लिया, जेंडर रखना है। डेट ऑफ बर्थ ले ली, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो डेट टाइप का अपन बना सकते हैं। ईमेल ले लिया, एड्रेस ले लिया, और मोबाइल नंबर ले लिया। इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग भी बहुत सारे फील्ड बना सकते हैं अगर आपको इसको बढ़ाना हो तो। इसके बाद अपने पास पहले अपन कोर्स देखते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट का डेटा। यहाँ पे अपन कोर्स का डेटा रखेंगे, कोर्स का नेम, कोर्स का डिस्क्रिप्शन, कोर्स की फीस, एंड कोर्स की ड्यूरेशन कि कितने मंथ तक चलेगा कोर्स, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, ठीक है, या 12 मंथ, मतलब 1 साल, या आपका 1 साल से ऊपर भी जा सकता है। अपन मंथ्स में लेके चलेंगे इसको, मान लो कि यहाँ पे जो भी अपन ड्यूरेशन डालेंगे वो मंथ्स में डालेंगे। इसके बाद अपने पास आता है स्टेटस, एक्टिव है या इनएक्टिव है। मतलब आपका जो कोर्स है हो सकता है कि अभी कि आपका जो कोर्स चल रहा है उसको आप इनएक्टिव कर दो थोड़े से समय के लिए, या फिर हो सकता है साल के किसी फिक्स टाइम के अंदर ही आप वो कोर्स चलाते हो, तो बाकी के टाइम पे आप उसको इनएक्टिव कर सकते हो, ठीक है। तो आप मतलब डेटा तो रखना चाहते हो पर आप इनएक्टिव करके उसको ट्रैक कर सकते हो। तो ये एक स्टेटस नाम की फील्ड से आप ट्रैकिंग कर सकते हो अपने कोर्स की कि अभी वो एक्टिव स्टेट में या इनएक्टिव स्टेट में। नेक्स्ट अपन देखते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट। अब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है, तो ये यहाँ पे जो भी मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा तो वो कहाँ से आएगा, अपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में से, क्योंकि जो अपना स्टूडेंट है उसका सारा डेटा कहाँ है, स्टूडेंट के अंदर है। अब यहाँ पे मैं वापस तो सारा डेटा डालूंगा नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरे स्टूडेंट के अंदर इनरोल पहले से लिस्ट हुए हुए हैं, पहले से इंसर्ट हुए हुए हैं, उन्हीं स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को क्या करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसी तरीके से कोर्स है। कोर्स के अंदर भी मैं क्या करूंगा कि जो मैंने कोर्स लिस्टेड कर रखे, क्योंकि जब जब मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा तब मैं अपने हिसाब से नया कोर्स तो बनाऊंगा नहीं। तो उस समय मैं क्या करूंगा कि जब मेरे पास जो मैंने कोर्स पहले से ही
इंसर्ट करके रख रखे, पहले से लिस्ट करके रख रखे मेरे डेटाबेस के अंदर, वहीं से मैं कोर्स को क्या कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। तो स्टूडेंट से स्टूडेंट आ जाएगा, कोर्स से कोर्स आ जाएगा, और रजिस्ट्रेशन डेट में वहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से कौन सा स्टूडेंट कौन से कोर्स के अंदर है, ये मुझे कहाँ से पता पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के अंदर से। आई होप किसी को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं आपकी चैट विंडो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको एक पूरा ऑब्जेक्ट का मॉडल बता दिया है कि अपन कौन कौन से ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स रखेंगे। ठीक है, तो अब अपन करते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपन को ऑर्ग ओपन करनी पड़ेगी जो अपन ने बनाई थी। तो मैंने आपको कल बताया था, login.salesforce.com पे जाके आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आपका पासवर्ड जो भी आप रखो वो मेंशन कर दो, एंड अपन करते हैं लॉगिन। तो आपकी ऑर्ग ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब अपन को क्या बनाना है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है। किस अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो अपन ने ऑब्जेक्ट फ्रेम करे उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बनाएंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कहाँ पे जाना है, आपके सेल्सफोर्स की ऑर्ग के अंदर आपको दो वे दिए गए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। पहला वे है आपका विजार्ड के थ्रू। ठीक है, विजार्ड क्या होता है गाइस, विजार्ड ये होता है कि उसमें स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस करते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले आप एक स्टेप फॉलो करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उस अकॉर्डिंग आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक आपके पास होता है स्कीमा बिल्डर। स्कीमा बिल्डर के थ्रू आप थोड़ा फास्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और फास्ट उसमें फील्ड्स को रख सकते हैं। तो तो आज अपन देखेंगे कि स्कीमा बिल्डर के थ्रू अपन किस तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेटअप के अंदर आना है। अगर बाय द वे आप किसी दूसरे पेज के ऊपर है अपने ऑर्ग के, तो मैंने आपको कल बताया था आपका सेटअप कहाँ से लॉन्च कर सकते हो, आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हो। तो गेयर आइकन के ऊपर जाना है एंड सेटअप को लॉन्च करना है। सो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स के अंदर आपको स्कीमा बिल्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको क्लिक करना है। ये जैसे अभी मैंने सेटअप ओपन करा था तो उसी तरह का कुछ खुल गया। तो यहाँ पे आपका एक इस तरीके से लेआउट ओपन होगा। तो स्कीमा बिल्डर एक आपका टूल है salesforce.com के ऊपर, जहाँ पे आप उसकी मदद से क्या कर सकते हो, रैपिडली ऑब्जेक्ट और उसके अंदर फील्ड्स बना सकते हो। ठीक है, अगर अपन जंप विजार्ड के थ्रू बनाते हैं तो भी वही बनेंगे, पर उसके अंदर थोड़ा अपन को ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट आइडिया, इमेज, मैक्रो ऐसे बहुत सारे दिख रहे हैं। तो ये क्या है, आपके ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन आपकी सेल्सफोर्स स्टैंडर्ड वे में पहले से कुछ ऑब्जेक्ट बना के रखती है। लाइक जैसे कल अपन प्राइस बुक देख रहे थे, तो सारी प्राइस बुक का डेटा इधर आ जाएगा आपके पास। तो ये सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, जो सेल्सफोर्स में पहले से बने हुए हैं, उनकी सबकी फील्ड्स आपको दिख रही है, उसके बीच की रिलेशनशिप भी आपको दिखेगी। तो वो सब अभी अपन समझेंगे। तो अभी आप क्या करो, जब आपको खुद का बनाना हो तो यहाँ पे देखो ये सारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ये सारे सिलेक्टेड दिख रहे हैं। आप इसको क्लियर ऑल कर लो। यहाँ से क्लियर ऑल करते से ही आपके वो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ से आपके कैनवास पे से हट जाएंगे। अब इसके बाद आप क्या करो, आपको अगर पहले से कोई ऑब्जेक्ट है वो चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को ढूंढ के उसको सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर मैं अकाउंट को सिलेक्ट करूंगा तो अकाउंट मेरे पास आ जाएगा, ये रहा अकाउंट कुछ इस तरीके से। और आपको अगर इसका व्यू बढ़ाना है, जूम करना है इसको, ठीक है, बहुत स्मॉल स्मॉल आ रहा है, तो आप यहाँ से जूम भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये
कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैक्सिमम जूम ये इतना ही होगा, फिर आप अपने ब्राउजर की विंडो को अगर जूम करोगे तो थोड़ा जूम हो जाएगा। यहाँ पे ये लेजेंड के अंदर बता रहा है कि यहाँ पे दो तरह की आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी, एक रेड है और एक हल्की ब्लू है। तो लाइट ब्लू वाली जो होती है वो लुकअप रिलेशनशिप को शो करती है, और रेड वाली मास्टर डिटेल रिलेशनशिप को, और बाकी ये जो वर्टिकल रेड होती है, ठीक है, वो आपकी रिक्वायर फील्ड को करती है। तो ये सब अभी अपन देखेंगे कि लुकअप क्या होता है, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या होती है। उसके पहले अपन अपने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलिमेंट्स में जाओ, अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है तो एलिमेंट्स में जाके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसको कैनवास के ऊपर ड्रैग कर दो। फिर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसको कैनवास पे ड्रैग करना है। कैनवास पे ड्रैग करने के बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें आपको जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हो गए, जितनी भी वैल्यूज है जो आपके ऑब्जेक्ट के साथ चलेगी, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले अपन को बनाना है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, तो मैंने लेबल रख दिया स्टूडेंट। प्लूरल लेबल उसका जो होगा वो हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे यही रहने दो, ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट ही रहने दो। कोई डिस्क्रिप्शन रखना है आपको उसका तो आप डिस्क्रिप्शन रख सकते हो, ठीक है। बाकी सारी सेटिंग्स आप ऐसे ही रहने दो। एक यहाँ पे आपके पास आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड नेम। अब ये क्या होता है, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो सेल्स फोर्स के अंदर, तो उसमें एक फील्ड उस ऑब्जेक्ट के साथ ही क्रिएट होता है, ठीक है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक फील्ड उस ऑब्जेक्ट के साथ ही क्रिएट होगा, और वो जो फील्ड होगा उस ऑब्जेक्ट का रिक्वायर फील्ड होगा। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें कोई फील्ड ही नहीं रख रखा, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट अभी यूज ही में नहीं आ रहा। तो जिसके कारण सेल्सफोर्स ने क्या क्या फाउंडेशन कर रखी कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके साथ एक फील्ड ऑटोमेटिक बनेगा, तो वो फील्ड आपको यहाँ से चूज करना है। तो अगर आपका कोई इस तरह का है, जैसे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट आप आप सोचो कि स्टूडेंट के अंदर अगर बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक चीज क्या होना चाहिए कि अगर मैं स्टूडेंट का डेटा डाल रहा हूँ तो उसमें सबसे पहले सबसे रिक्वायर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर मैं जेंडर डाल दूं डायरेक्ट तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल दूं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। एक स्टूडेंट नेम होता है जो स्टूडेंट को एक आइडेंटिटी देता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप डाल रहे हो तो उसमें स्टूडेंट नेम होना जरूरी है, ठीक है। तो ये ऐसा लॉजिकल वे आपको सोचना पड़ता है। अब आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की चीज आप यहाँ पे रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप उसको टेक्स्ट बना दो, जो भी फील्ड बन रहा है उसको टेक्स्ट बना दो, मतलब वो टेक्स्ट टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा। टेक्स्ट के अंदर आप सिंपल अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डाल सकते हो। एक आता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या होता है आपके पास, अभी यहाँ पे अपना टेक्स्ट ही काम में आएगा, ऑटो नंबर बस मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है। अब रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप कभी भी क्या नहीं दोगे, रजिस्ट्रेशन करते वक्त रजिस्ट्रेशन का नेम तो आप रखोगे नहीं। रजिस्ट्रेशन में क्या चलता है कि आपके कोई ऑटो नंबर चल सकता है, हाँ भाई ये 001 रजिस्ट्रेशन, 002 रजिस्ट्रेशन, ये आपके इनरोलमेंट से अगर अपन समझे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन को आप एज ए इनरोलमेंट भी मान सकते हो। तो एक इनरोलमेंट नंबर आप जनरेट कर सकते हो, जो क्या होगा, ऑटो नंबर होगा। ऑटो नंबर क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंटेड नंबर होता है, मतलब वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है, उसको आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक क्या होगा, जहां से भी आप स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर आ रहा है आपके पास। तो लाइक अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से बना दूं, STU एंड कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया 0000। तो ये हो गया इसका एक फॉर्मेट, ठीक है, कि यहाँ पे हमेशा पहले STU आएगा, फिर डैश आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो नंबर आएंगे ये 5 डिजिट तक आएंगे। एंड आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, मैंने बोल दिया मेरे को 101 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आपका 00101 से स्टार्ट होगा स्टूडेंट बनना। और मैंने लिख दिया 1 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे आपका 0000 और 1 से स्टार्ट होगा। फिर जैसे जैसे आप रिकॉर्ड डालते जाओगे वैसे वैसे वो पहले रिकॉर्ड के लिए 10001 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए 0002 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए 0003 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ऑटो नंबर काम करेगा, जिसको अपन रजिस्ट्रेशन के अंदर यूज करेंगे। अभी फिलहाल के लिए स्टूडेंट के अंदर अपन एज ए लॉजिकल वे स्टूडेंट का नाम ही रखेंगे, तो वो अपन टेक्स्ट रखेंगे, तो टेक्स्ट में आप कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हो। सेकंड थिंग जो आपको इसमें आपको कंसिडर करके रखनी पड़ेगी वो ये कि
यहाँ पे ये जो फील्ड बनेगा ये हमेशा रिक्वायर बनेगा। मतलब आप जब भी इस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बना रहे हो तो कभी भी आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ पाओगे, तो इसमें तो वैल्यू डालनी ही डालनी है। इसलिए आप इसको बहुत सोच समझ कर बनाएं और हमेशा लॉजिकल वे में बनाएं कि आपको इसको ऑटो नंबर रखना है या टेक्स्ट रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड जब भी मैं डालूंगा तो कोई ना कोई नेम तो होना ही चाहिए स्टूडेंट का, इसलिए उस लॉजिक से मैंने यहाँ पे इसको टेक्स्ट रख दिया। बाकी आप अभी एज इट इज रहने दो इसके अंदर, ठीक है, और इसको सेव कर लो। सेव करते ही आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट आपके सामने बन के आ गया है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर पहले से ही 4 फील्ड बनी हुई आ रही है, 3 तो वही है जो क्या है जो आपने बनाई है, ठीक है, सॉरी 3 तो अलग फील्ड है और एक वही है जो अभी आपने खुद ने क्रिएट करी थी उसके अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम दिख रहा है आपको, बाकी आप देख सकते हो क्रिएटेड बाय है, लास्ट मॉडिफाइड बाय है और ओनर है। तो उसके अंदर क्या है, ये ऑटोमेटिक जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सेल्सफोर्स आपको बना के देगा। तो क्रिएटेड बाय में उस यूजर का ऑटोमेटिक सिलेक्टेड, वो यूजर ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आता है जिस यूजर से आपने लॉगिन कर रखा है आपके ऑर्ग में। मतलब जो भी इस रिकॉर्ड का ओनर होगा वो यूजर यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है, तो जब भी मैं स्टूडेंट के अंदर कोई रिकॉर्ड बनाऊंगा तो क्रिएटेड बाय में ऑटोमेटिक मैं सिलेक्ट, मेरा जो अकाउंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे लास्ट मॉडिफाइड बाय में अगर आपका ये जो रिकॉर्ड है ये शेयरेबल है, मतलब किसी दूसरे यूजर के पास भी ये रिकॉर्ड शेयर है और वो भी इसको एडिट कर सकता है, तो वो यूजर जब भी इसको एडिट करेगा तो लास्ट में जो भी यूजर इसको एडिट करेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। और जो ओनर है, ओनर के अंदर यहाँ पे अभी फिलहाल मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है। बाकी ये है कि अगर किसी और को अगर आप ये ओनरशिप दे देते हो, सेल्स फोर्स में ऐसा भी होता है कि आप ओनर की शिप किसी और को दे सकते हो, तो वहाँ पे कोई और यूजर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, ठीक है। एंड स्टूडेंट नेम आपको भरना पड़ेगा। अब स्टूडेंट के अंदर अपन और फील्ड ऐड कर देते हैं, ठीक है, बाकी जितनी भी फील्ड्स है अपने पास। तो अपने पास नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, एड्रेस है और मोबाइल है। अब सेल्स फोर्स ने अलग अलग तरह के डेटा टाइप दे रखे आपको। लाइक नेम के लिए तो अपन ने टेक्स्ट चूज कर ही लिया है। अब यहाँ पे जेंडर, तो जेंडर के लिए अगर आपको यहाँ पे चूज करना है तो यहाँ पे दी हुई रहती है अपने पास पिक लिस्ट, क्योंकि जेंडर जो होता है उसके अंदर आप फिक्स वैल्यू रखोगे, या तो मेल या फीमेल, ठीक है। तो वहाँ पे अपन टेक्स्ट टाइप का नहीं देके पहले से जो वैल्यूज आप डिफाइन करके रखोगे उसमें से यूजर चूज करे वो आपको लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पे पिक लिस्ट दी हुई रहती है। पिक लिस्ट क्या होती है, जैसे कि आपने अगर HTML देख रखी होगी या कोई सा भी फॉर्म देख रखा होगा तो उसके अंदर आपके पास सिलेक्ट लिस्ट आती है कि आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हो तो एक लिस्ट आपके पास ओपन होती है जिसमें बहुत सारी पहले से वैल्यूज होती है। तो आप उसमें से चूज कर सकते हो, आप अपनी वैल्यू उसके अंदर नहीं डाल सकते। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं पिक लिस्ट। आपको इसको क्लिक करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्टूडेंट में रख देना है। तो यहाँ पे आप उसका नेम दे दो, तो जेंडर। अब ज्यादातर आप यहाँ पे रेडियो देखते होंगे, ठीक है, बाकी जगह की जेंडर जो होता है रेडियो के अंदर होता है, रेडियो बटन के अंदर। पर सेल्सफोर्स के अंदर बाय डिफॉल्ट रेडियो वाला फील्ड नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पे पिक लिस्ट ही कर सकते हो। चेक बॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है, पर चेक बॉक्स में फिर आप हर चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जबकि रेडियो में अपन एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पिक लिस्ट ही यूज में लेनी पड़ेगी। पिक लिस्ट के अंदर आप यहाँ पे जेंडर उसका लेबल दे दो, फील्ड नेम, ठीक है, लेबल अलग होता है, फील्ड नेम अलग होता है। आपको जो शो होगा आपके फॉर्म के ऊपर, आपके पेज लेआउट के ऊपर, वो आपको लेबल शो होगा, ठीक है। इसके बाद आप हेल्प टेक्स्ट दे सकते हो। हेल्प टेक्स्ट क्या होता है आपका, जब भी आपका ये फील्ड होगा तो उसके पास एक आई बटन आ रहा होगा। आई बटन क्या होता है, वो इस फील्ड के बारे में यूजर को बताएगा कि ये फील्ड के अंदर उसको किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन फिल करनी है। डिस्क्रिप्शन आपके इंटरनल होता है कि डिस्क्रिप्शन आप जब भी इस फील्ड को देखोगे तो वो आपको दिखेगा, ठीक है, आपकी ऑर्ग के यूजर को, वो भी जब आप ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स के अंदर जाओगे। हेल्प टेक्स्ट क्या होता है, ये आपके पेज लेआउट के ऊपर आएगा और जो भी इसको फिल कर रहा होगा उसको वो वहाँ पे एज ए इंफॉर्मेशन दिखेगा। इसके नीचे आप देख भी सकते हो लिखा हुआ भी है, दिस टेक्स्ट डिस्प्लेज ऑन डिटेल एंड एडिट पेजेस व्हेन यूजर होवर ओवर द इन्फो आइकन नेक्स्ट टू दिस फील्ड। तो जो भी आई बटन है या इन्फो आइकन इसके पास होगा तो जो भी आप इसके अंदर फिल करोगे वहाँ पे दिखेगा। तो अभी मैं यहाँ पे एंटर जेंडर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है वैल्यू।
वैल्यूज क्या कि आपको ये जो जेंडर आप जो फील्ड बनाओगे इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज रखनी है जो यूजर चूज कर सके। तो मैंने यहाँ पे रख दिया मेल एंड एंटर मार के रख दिया फीमेल। अब यहाँ पे मेल एक अलग वैल्यू हो जाएगी, फीमेल एक अलग वैल्यू हो जाएगी, तो दो अलग अलग वैल्यू को यहाँ पे मेंशन करने के लिए आपको उनको एंटर से सेपरेटेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अगर कॉमा लगा के लिख दी तो वो एक ही वैल्यू मान लेगा उसको, तो वो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको एंटर से उसको सेपरेटेड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर वैल्यूज विथ ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन। ठीक है, बाकी आप ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे डिस्प्लेस वैल्यूज अल्फाबेटिकली, कि आपको ये जो वैल्यूज है वो अल्फाबेटिकली दिखानी है क्या जब लिस्ट में ओपन हो, और या फिर यूज फर्स्ट वैल्यू एज डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब आपकी जो पहली वैल्यू होगी वो डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल सेव कर देता हूँ, तो ये आपका एक फील्ड बन गया। अब इसी तरीके से आपको दूसरे फील्ड बनाने, तो वो थोड़े रैपिडली बनाते हैं अपन। तो इसके बाद है अपने पास डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, और आपके पास यहाँ पे डेट टाइम भी आता है, टाइम भी आता है। तो मैं सिंपल डेट को उठा के यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट में रख देता हूँ। यहाँ पे आप लिख दो डेट ऑफ बर्थ। अब आप यहाँ पे फील्ड नेम में अंडरस्कोर देख रहे होंगे आपको, तो ये अपना, जब आप सेल्स फोर्स के अंदर अगर डेवलपर वाला काम करते हो तो वहाँ पे आपके पास फील्ड नेम काम में आता है। ठीक है, या फिर आप ऑटोमेशन लगाते हो इसके अंदर, तो वहाँ पे आपको पता पड़ता है फील्ड नेम अपने किस काम में आता है। बाकी जो विजिबल होगा वो फील्ड लेबल ही होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो कि किस काम में आ रहा है आपके इंटरनली। अगर आपको यूजर को दिखाना है कि किस कौन सी वैल्यू बढ़नी है तो हेल्प टेक्स्ट लगा लो। डिफॉल्ट वैल्यू भी आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। और अगर आपने रिक्वायर को चेक कर दिया तो ये जो फील्ड होगा वो रिक्वायर हो जाएगा। मतलब जब भी अगर आपका ऑब्जेक्ट, आपका रिकॉर्ड इसके अंदर बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड बन रहा है, तो आपको इस वाले फील्ड में वैल्यू फिल करनी ही पड़ेगी। तो अभी मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं बनाता, अभी मैं इसको डायरेक्ट सेव कर देता हूँ। एंड इसके बाद है अपने पास ईमेल। तो ईमेल के लिए यहाँ पे ईमेल टाइप का डेटा टाइप है, तो ईमेल सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप चूज करने का अपने पास बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि अगर आपने उसको डेट फील्ड डेट डेटा टाइप के साथ चूज करा है डेट डालने के लिए, तो आपके पास जो डेट के साथ जितने भी वैलिडेशंस होते हैं और डेट फॉर्मेट जो चलता है, तो जब भी उस फील्ड में यूजर वैल्यू डालेगा तो उसको ऑटोमेटिक डेट फॉर्मेट में ही वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। एंड वहाँ पे उसके पास कैलेंडर भी आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे पिक लिस्ट सिलेक्ट करते हो तो पिक लिस्ट में उसके पास सिलेक्ट लिस्ट आ जाएगी। आप ईमेल फील्ड अगर चूज कर रहे हो तो जब भी यूजर इसके अंदर कोई वैल्यू भरेगा तो उसको ईमेल फॉर्मेट में ही वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ पे उसके पास एरर आ जाएगी। तो अलग अलग डेटा टाइप को चूज करने का बेनिफिट ये होता है कि आपके पास एक वैलिडेशन आ जाता है, कॉमन वैलिडेशन, कि उसमें किस तरह की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन फटाफट लिख लेते हैं ईमेल। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने तो आप चैट विंडो में मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद फील्ड नेम मैंने ईमेल दे दिया, डिस्क्रिप्शन, हेल्प टेक्स्ट, डिफॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे आप इसको रिक्वायर बना सकते हैं। ठीक है, यूनिक बना सकते हैं कि एक बार इस ऑब्जेक्ट में, क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड अपन ऐड करेंगे, तो अगर एक रिकॉर्ड के अंदर एक ईमेल है और वापस जब कोई दूसरा रिकॉर्ड बन रहा है और उसमें भी सेम ईमेल अगर यूज हुआ है तो वो दूसरा रिकॉर्ड नहीं बनने देगा। मतलब वो ईमेल को कर देगा यूनिक, कि अगर एक रिकॉर्ड के साथ आपका ईमेल बन, एक ईमेल के साथ आपका कोई रिकॉर्ड बन गया तो दूसरा रिकॉर्ड सेम ईमेल यूज नहीं कर पाएगा। तो आप उसको यूनिक भी बना सकते हैं, रिक्वायर भी बना सकते हैं। एक्सटर्नल आईडी अपने पास किसी दूसरे सिस्टम से इंटीग्रेट करने के लिए होती है, तो अभी अपन उस एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे। तो आप चाहो तो इसको रिक्वायर और यूनिक बना सकते हो। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर अपन जो होता है, अब एड्रेस टाइप का कोई डेटा टाइप आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट एरिया होता है। टेक्स्ट एरिया में आप एड्रेस मेंशन करके रख सकते हो। तो आपको डेटा टाइप के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा ताकि आपको पता पड़ पाए कि कौन सी वैल्यू रखने के लिए मेरे को किस तरह का डेटा टाइप सिलेक्ट करना है। वही अगेन रिक्वायर्ड है, हेल्प टेक्स्ट है, डिफॉल्ट वैल्यू है, वो सब। इसके बाद आपके पास है मोबाइल। तो मोबाइल के लिए आपको नंबर टाइप का डेटा टाइप चूज करना है। नंबर टाइप का डेटा टाइप चूज कर लोगे, यहाँ पे लिख दो मोबाइल। ठीक है, एंड अब डिफॉल्ट वैल्यू रख सकते हो, कोई लेंथ रख सकते हो कि इसमें कितनी लेंथ का इनपुट आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 10। ठीक है, आप
कुछ भी रख सकते हो। डेसिमल वैल्यू आएगी क्या नंबर की, तो डेसिमल प्लेसेस भी आप रख सकते हो, कितने डेसिमल प्लेसेस तक इसमें इनपुट, इसमें कोई वैल्यू आ सकती है। रिक्वायर बना सकते हो, यूनिक बना सकते हो। एक्सटर्नल आईडी अभी नहीं देखते अपन, ठीक है, सेव कर लो। ओके, तो ये अपना एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पूरा बन चुका है। इसके बाद अब अपन आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो एंड इसके अंदर ठीक है ऑब्जेक्ट का नेम मेंशन कर दो एंड प्लूरल नेम आप मेंशन कर दो रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। बाकी सब आप एज इट इज अभी यहाँ पे छोड़ दो। अब रजिस्ट्रेशन है तो आपको पता है रजिस्ट्रेशन का कोई नेम होता नहीं है टेक्स्ट के अंदर, तो आप इसको बना लो ऑटो नंबर। ऑटो नंबर के अंदर आप इसका कोई फॉर्मेट दे सकते हो। नीचे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाट इज दिस भी दिया हुआ है, तो इसमें एक विंडो खुलेगी, वहाँ पे आप सारे डिटेल इसकी देख सकते हो, दे सकते हो कि किस किस डिटेल के अकॉर्डिंग आप इसको दे सकते हो ऑटो नंबर को, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल वाला बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे अपन देते रजिस्ट्रेशन को कुछ इस तरह से फॉर्मेट, और स्टार्टिंग नंबर रख देते उसका 1, ठीक है। एंड बाकी एज इट इज आप इसको अभी छोड़ दो, जो भी सेटिंग हुई भी है। एंड यहाँ पे आप अगेन देख सकते हो कि अगेन रजिस्ट्रेशन में आपके पास 3 फील्ड तो बने हुए आ ही रहे हैं, जिसमें वैल्यू ऑटोमेटिक कंट्रोल होती रहेगी। एंड रजिस्ट्रेशन नेम आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जो ऑटो नंबर आपके पास बन के आया है, ठीक है, ये रिक्वायर रहता है, ऑटोमेटिक चलता जाएगा। इसके बाद अभी रजिस्ट्रेशन के अंदर अपने पास कौन से फील्ड है, स्टूडेंट, कोर्स एंड रजिस्ट्रेशन। तो क्योंकि कोर्स जो है वो अभी तक मैंने बनाया नहीं है, तो कोर्स अपन बाद में बनाएंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डेट अपन फील्ड अभी इसमें बना लेते हैं। सो अब स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट तो एक ऑब्जेक्ट है। अब किस तरीके से मैं स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में लेके आ पाऊंगा, तो उसके लिए मेरे को इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आप पहले से डेटाबेस के रूल्स को जानते हो तो आपने रिलेशनशिप्स के बारे में सुन रखा होगा, 1 to 1, 1 to many, many to many। कल अपन उनको और डीप डाइव में पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊंगा ताकि अपना स्ट्रक्चर बन जाए। फिर कल मैं आपको जो सेल्स फोर्स के अकॉर्डिंग चलती है अपनी रिलेशनशिप, उसके अंदर डीप डाइव अपन देखेंगे। तो अभी अगर स्टूडेंट का मेरे को यहाँ पे क्या करना है, उससे रिलेशनशिप करवानी है, तो उसके लिए अपने सेल्स फोर्स के अंदर 2 डेटा टाइप होते हैं। एक होता है अपने पास मास्टर डिटेल रिलेशनशिप और एक होता है अपने पास लुकअप रिलेशनशिप। अब मास्टर डिटेल रिलेशनशिप अभी अपन यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया मास्टर डिटेल रिलेशनशिप एंड फील्ड नेम यहाँ पे मैंने रख दिया स्टूडेंट। अब मास्टर डिटेल रिलेशनशिप आपके पास क्या होती है, इसके अंदर जो आपका चाइल्ड होता है वो आपके मास्टर से टाइटली कपल्ड होता है, मतलब आपके मास्टर पे पूरा डिपेंडेंट हो जाता है। तो उससे क्या क्या फर्क पड़ता है वो अभी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसका जो फील्ड का नेम है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया, रिलेटेड टू। तो रिलेटेड टू में किससे रिलेटेड है वो, मतलब इसका मास्टर अब कौन सा ऑब्जेक्ट अपन को रखना है, ठीक है। जिसमें अपन ये फील्ड बनाएंगे वो हमेशा चाइल्ड होगा, और जो मैं यहाँ पे रिलेटेड टू में सिलेक्ट करूंगा ऑब्जेक्ट वो हमेशा मास्टर होगा, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप चैट विंडो में मेंशन कर सकते हो उसको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे रिलेटेड के अंदर मैं चूज कर लेता हूँ आपके अभी अपन को किसके साथ बनाना है, स्टूडेंट के साथ। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर शो हो जाएगा आपके। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, तो ये भी अपन बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने तब काम में आएगा जब अपन थोड़ा डीप जाए सेल्सफोर्स के अंदर। तो एज ए बिगिनर लेवल अभी आप इसको जो भी इसके अंदर ऑटोमेटिक वैल्यू पॉपअप होके आ रही है उसको वैसे ही रहने दे, ठीक है। यहाँ पे शेयरिंग सेटिंग है अपने पास, ठीक है। शेयरिंग सेटिंग के लिए आपको पहले शेयरिंग समझनी पड़ेगी। ब्रीफ में मैं बता देता हूँ शेयरिंग सेटिंग क्या होती है। जैसे अपने जो रिकॉर्ड होगा वो किस किस यूजर के साथ शेयर हो सकता है वो आएगा। इसमें कामाक्षी ने यहाँ पे क्वेश्चन करा है, सर लुकअप भी बना सकते हैं। बिल्कुल आप लुकअप भी बना सकते हो, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए मास्टर डिटेल रिलेशनशिप एंड लुकअप रिलेशनशिप में क्या डिफरेंसेस है। फिर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप लुकअप बना सकते हो,
ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप चूज करोगे कि अपन को जो रिलेशनशिप बिल्ड करनी है वो लुकअप के वाली करनी है, मास्टर डिटेल वाली करनी है। तो पहले आपको उन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि लुकअप के साथ क्या लिमिटेशंस हैं एंड मास्टर डिटेल के साथ अपनी क्या लिमिटेशंस है। ठीक है कामाक्षी, आई होप यू विल गेट द आंसर। सो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे शेयरिंग सेटिंग की। तो शेयरिंग सेटिंग क्या होती है कि आपके जितने भी आप रिकॉर्ड बनाते हो, तो एक तो आप अगर खुद का रिकॉर्ड बना रहे हो, आप उस रिकॉर्ड के ओनर हो, तो आपको उस रिकॉर्ड का एक्सेस रहता है। लेकिन क्या आप दूसरे यूजर्स को भी उस रिकॉर्ड का एक्सेस देना चाहते हो, तो वो आपका शेयरिंग सेटिंग से सेट होता है कि आप किस किस यूजर को कैसे कैसे देना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है रीड ओनली दिख रहा है कि अलाउ यूजर्स विद एटलीस्ट रीड एक्सेस टू द मास्टर रिकॉर्ड टू क्रिएट एडिट और डिलीट रिलेटेड डिटेल रिकॉर्ड। तो मतलब अगर आपका जो मास्टर का जो ओनर है, ठीक है, मास्टर रिकॉर्ड का जो ओनर है, वो उसको आप रीड एक्सेस देना चाहते हो या रीड राइट एक्सेस देना चाहते हो। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रीड राइट एक्सेस रहता है आपका, कि मतलब जो मास्टर वाला रिकॉर्ड का जो ओनर होगा वो आप भले ही वो कोई और ओनर हो और आप चाइल्ड का कोई और ओनर हो, तो वो जो मास्टर का ओनर होगा वो चाइल्ड के ऊपर चाइल्ड पे उसका कंट्रोल हो जाएगा। तो रीड राइट कंट्रोल का मतलब वो उसको रीड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, और रीड ओनली का मतलब सिर्फ वो उसको रीड ही कर सकता है। तो ये अपने आगे का टॉपिक हो जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको एक पूरा सेक्शन होता है सेल्सफोर्स के अंदर, शेयरिंग, परमिशन सेट्स, ठीक है, और प्रोफाइल, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी वाला एक पूरा सेक्शन है, होप अपन आगे किसी वर्कशॉप में उसको मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है अपना रिलेटेड लिस्ट लेबल, तो वो अपन अभी बाद में पढ़ेंगे जब अपन जाके देखेंगे ऑब्जेक्ट्स को। एक आता है आपका रीपेरेंटेबल मास्टर डिटेल। अब रीपेरेंटेबल मास्टर डिटेल का मतलब क्या होता है कि जब भी आप रिकॉर्ड बनाओगे चाइल्ड रिकॉर्ड, तो उस चाइल्ड रिकॉर्ड में आपने मान लो सबसे पहले जब रिकॉर्ड बनाया तो आपने एक स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिया। अब बाय डिफॉल्ट जब आप उस चाइल्ड के रिकॉर्ड को एडिट करने जाओगे, तो आप उसको वापस जो आपका पेरेंट रिकॉर्ड है, जैसे कि आपने स्टूडेंट में से जो रिकॉर्ड चूज करा था, आप उसको एडिट नहीं कर पाओगे। मतलब आप जब सिर्फ इंसर्ट के टाइम में उसको सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर मैं इसको रीपेरेंटेबल पे चेक कर देता हूँ, तो इसका मतलब आप एडिट पे जाके उसको रीपेरेंटेबल बना सकते हो। मतलब आप पहले कोई दूसरा पेरेंट था, अब आप उसको कोई दूसरा पेरेंट सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी अपन देखेंगे कल, ठीक है, कि रीपेरेंटेबल कैसे ऑन करके किस तरीके से अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा फील्ड बन जाएगा स्टूडेंट का। अब यहाँ पे मैंने इसको मास्टर डिटेल बनाया, तो मास्टर डिटेल का एक सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कि वो रिक्वायर होता है। मतलब अगर मैं अब रजिस्ट्रेशन का कोई भी रिकॉर्ड बनाऊंगा, तो मेरे को स्टूडेंट सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर मैं स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं करता तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। अब एज ए लॉजिकल वे आप सोचो कि आप अगर रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बना रहे हो, तो क्या उसमें कोई स्टूडेंट सिलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? तो फिर अगर आपने स्टूडेंट सिलेक्ट ही नहीं करा है, तो फिर आप रजिस्ट्रेशन किसका कर रहे हो? तो एज ए लॉजिकल वे यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा स्टूडेंट रिक्वायर होना चाहिए कि हाँ स्टूडेंट तो सिलेक्टेड हमेशा रहना ही चाहिए आपके पास। तो इसलिए ही मैंने यहाँ पे क्या करा है कि स्टूडेंट को मास्टर डिटेल यहाँ पे बनाया है, ताकि पहले स्टूडेंट आप सिलेक्ट करो तभी उसका रजिस्ट्रेशन हो पाए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए मास्टर डिटेल की सारे फीचर, ताकि आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर पाओ। नेक्स्ट इसमें अपना बचता है रजिस्ट्रेशन डेट। तो रजिस्ट्रेशन डेट के लिए अगेन डेट टाइप का फील्ड लो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो ऑब्जेक्ट के ऊपर और वहां पे आप मेंशन कर दो। बाकी सारी सेटिंग्स आप जो हुई भी है वैसे ही लीव कर सकते हो एंड सेव कर दो। तो यहाँ पे अपना फील्ड बन गया। अब एक और अपन को कोर्स बनाना है, तो अपन कोर्स पे चलते हैं, कोर्स बनाते हैं। तो कोर्स के लिए अगेन आप ऑब्जेक्ट पे जाओ और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, यहाँ पे लिख दो कोर्स, प्लूरल प्लूरल लेबल के अंदर आप लगा दो आपका कोर्सेस। एंड यहाँ पे आप सारी चीज़ें वैसे ही लीव कर दो, क्योंकि अब यहाँ पे रिकॉर्ड नेम में जैसे ही आपका कोर्स, जैसे आपका स्टूडेंट था, तो वैसे ही आपका कोई ना कोई कोर्स का नेम होना ही चाहिए। तो मैं इसलिए कोर्स नेम को यहाँ पे टेक्स्ट डेटा टाइप छोड़ के रख देता हूँ। यहाँ पे सेव कर दूंगा, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लो वो 3 फील्ड्स आ रही हैं एंड आपका कोर्स नेम आ रहा है। इसके बाद उसके अंदर डिस्क्रिप्शन, फीस, ड्यूरेशन बनाना है। तो डिस्क्रिप्शन अपन ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन आपका, आप टेक्स्ट भी ले सकते हो और आप टेक्स्ट एरिया भी ले सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट की लिमिट थोड़ी कम होती है और टेक्स्ट एरिया की लिमिट ज़्यादा होती है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन टाइप का रखना है तो आपको टेक्स्ट एरिया लेना चाहिए, बाकी आप टेक्स्ट भी ले सकते हो।
ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लगा दिया है एंड फील्ड नेम रख लेते हैं एंड बाकी सब एज इट इज। इसके बाद आपके पास है स्टेटस, सॉरी फीस बची है, ड्यूरेशन बची है। तो फीस के लिए आप यहाँ पे अगेन नंबर ले लो, यहाँ पे मैंने नंबर टाइप का ले लिया। ठीक है, फीस के लिए आप भले ही रख दो यहाँ पे 6 तक। ठीक है, 6 भी ज़्यादा हो सकती है, या 6 तक रख दो। ठीक है, एंड यहाँ पे आप रिक्वायर यूनिक सब बना सकते हो इसको और सेव करो। इसके बाद आप यहाँ पे ले लो अपना ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन का अब आप टेक्स्ट भी ले सकते हो कि अगर आपकी ईयर के अंदर, मंथ के अंदर, डे के अंदर तीनों में चल रही है तो वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ है कि 1 ईयर है या फिर 15 डेज है, इस तरीके से। तो उस समय आप टेक्स्ट ले सकते हो। अगर आप फिक्स करके चलते हो कि नहीं मैं यहाँ पे जो मंथ नाम की फील्ड बनाऊंगा वो सॉरी ड्यूरेशन नाम की फील्ड बनाऊंगा वो हमेशा मंथ के अंदर होगी, तो फिर आप वहाँ पे सिंपल नंबर टाइप का ले लो, जिसमें आप ये मेंशन नहीं करोगे कि वो मंथ है, डे है कि ईयर है। फिर आप वहाँ पे सीधे नंबर डाल दोगे, वो मंथ ही माना जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं टेक्स्ट ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया है और यहाँ पे ड्यूरेशन बना देते हैं इसकी। एंड यहाँ पे अपन लेंथ रख दो इसका। अगर आप यहाँ पे लेंथ मेंशन कर देते हो तो उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर इसके अंदर आएंगे टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको कोई डालनी है तो आप डाल सकते हो, रिक्वायर यूनिक बना सकते हो। बाकी मैं अभी सेव कर दूँ। ओके, तो लेंथ के अंदर इसमें देना पड़ेगा 1 मिनट। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ही लिया है ना। ओके, तो यहाँ पे अपन वापस एक बार मेंशन कर देते हैं ड्यूरेशन। ठीक है, लेंथ के अंदर आप रख दो कि एक ड्यूरेशन कितने कैरेक्टर आ सकते हैं उसके अंदर, तो मैं 100 डाल देता हूँ बाय डिफॉल्ट एंड यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपना कोर्स बन गया। अब कोर्स के साथ में रजिस्ट्रेशन की बना देता हूँ लुकअप रिलेशनशिप। अब यहाँ पे आप मास्टर भी रख सकते हो और लुकअप भी रख सकते हो। ठीक है, कि अगर देखा जाए तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो हमेशा एक स्टूडेंट सिलेक्ट होना चाहिए और एक कोर्स सिलेक्ट होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट के साथ आपका कोर्स भी उसके पास होना चाहिए। पर अगेन वही आपके बिजनेस लॉजिक के ऊपर वो डिपेंड करता है कि अगर आप के पास कभी ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि आप स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन एक बार ही करते हो और क्या करते हो, स्टूडेंट हमेशा एक बार एक ही कोर्स में इनरोल होगा। मतलब पहले मान लो कि आपके पास मल्टीपल कोर्स है, पीएचपी, जावा, सेल्सफोर्स। अब आप चाहते हो कि नहीं, स्टूडेंट एक बार में एक ही कोर्स के अंदर रहेगा, तो आप क्या करोगे, जो पहले से आपने जैसे कि पहले स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर दिया पीएचपी के अंदर, तो वहाँ पे अमित नाम का स्टूडेंट है, उसका एक पीएचपी के अंदर आपने रिकॉर्ड बना के रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब अगली बार आप आके उसी को, अगर उसका पीएचपी कंप्लीट हो जाता है, वो सेल्सफोर्स पढ़ने लग जाता है या जावा पढ़ने लग जाता है, तो आप उसी को एडिट कर दोगे और उसी के अंदर दूसरा कोर्स डाल दोगे। तो अगर आपको इस तरह की कंसिडरेशन रखनी है तो इसमें एक चीज ये हो जाती है कि हो सकता है कि कभी वो पीएचपी पढ़ी है, अब आपका जो जावा है उसका जो नेक्स्ट कोर्स है वो थोड़ी से टाइम बाद चालू हो, तो आप उस वक्त अगर आपको ये रखना है कि उसको ब्लैंक करके रखना है आपको, कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसमें स्टूडेंट तो है पर जो कोर्स है वो आपको ब्लैंक करके रखना है थोड़ी देर के लिए, तो फिर उसके लिए आपको लुकअप ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हाँ आपको ये रखना है कि जब भी रजिस्ट्रेशन हो तो स्टूडेंट की वैल्यू भी भरी हुई हो और कोर्स की वैल्यू भी भरी हुई हो, तो वहाँ पे आप क्या बनाओगे, मास्टर डिटेल बनाओगे। अभी मैं यहाँ पे लुकअप बना लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों चीज़ें कवर कर लूँ, मास्टर डिटेल भी और लुकअप भी। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मास्टर डिटेल भी बना सकते हो एज ए लॉजिकल वे, यहाँ पे मास्टर डिटेल भी सही है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों चीज़ें कवर कर लूँ इसलिए मैं यहाँ पे उसको लुकअप बना देता हूँ। अब ये लुकअप में भी सेम ही चीज़ पूछेगा कि आपको लुकअप के अंदर किससे रिलेटेड रखना है, मतलब इसका पेरेंट कौन होगा, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कोर्स। ठीक है, तो कोर्स रख दूंगा, बाकी आप सेव कर दो। तो यहाँ पे आप देखोगे लुकअप के साथ जो लाइन आती है, जो कनेक्टिंग लाइन आती है आपके पास, वो ब्लू कलर की मिलेगी और जो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप है उसकी कनेक्टिंग लाइन आपको पर्पल कलर की मिलेगी। सो कुछ इस तरीके से आपका ये दिख रहा है। इसको आप ऑब्जेक्ट मॉडल बोल सकते हो, डेटाबेस मॉडल बोल सकते हो, आपका स्कीमा बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरह की टर्म होती है डेटाबेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अपन ने स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, सारी फील्ड्स बना ली है इसके अंदर, स्टूडेंट बना लिया, कोर्स बना लिया। अब आप यहाँ पे जब लुकअप देखोगे कोर्स का तो वो क्या है, रिक्वायर्ड नहीं है।
तो जो लुकअप वैल्यू होती है वो रिक्वायर वैल्यू नहीं होती है। तो जो लुकअप वाली रिलेशनशिप होती है वो लूजली कपल्ड रिलेशनशिप होती है, जिसके अंदर आपका जो चाइल्ड रिकॉर्ड होता है वो इंडिपेंडेंट होता है आपके पेरेंट रिकॉर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रजिस्ट्रेशन बनाते वक्त कोर्स नहीं भी सिलेक्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको सिलेक्ट रखना ही है कि आपने लुकअप रिलेशनशिप बना रखी है, फिर भी आप इसको सिलेक्टेड रखना चाहते हो, मतलब जब वो रजिस्ट्रेशन बनाया तो वो सिलेक्ट कर ही करे, तो इस पर डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक करके आपको यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर जो अपना स्कीमा बिल्डर होता है उसमें थोड़े आपको लिमिटेड फीचर मिलते हैं, ठीक है, लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इसकी क्या कंसिडरेशन होती है, रैपिडली बनाना, रैपिडली आपका स्ट्रक्चर बनाना। अब आप इसको अगर रिक्वायर करना चाहते हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट मैनेजर नाम का यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन, इसमें जाके आप कर सकते हो। तो वो अपन उसको भी देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं, अपन जाके ऑब्जेक्ट मैनेजर के थ्रू इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो भी अपन बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बन चुका है स्कीमा बिल्डर के अंदर। अब अपन चलते हैं अपने वापस ऑर्ग के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो चैट विंडो में मेंशन कर सकता है। ठीक है, अब ये तो मेरे बन गए ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मेरे को ऑब्जेक्ट की लिस्ट देखनी है कि मेरे कितने ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, और ऑब्जेक्ट के जितना भी सेटिंग्स होती है अपने पास, जितने भी फीचर इनेबल या डिसेबल करने हैं या जितनी भी सेटिंग्स करनी है, वो सब अपन कहाँ से मैनेज करते हैं, ऑब्जेक्ट मैनेजर से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके क्लिक करो आपके। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट मैनेजर ओपन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर आपको सारे ऑब्जेक्ट दिखेंगे यहाँ पे, जैसे स्कीमा बिल्डर में दिख रहे थे। यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो आपका ऑब्जेक्ट, लाइक अभी मैंने क्या बनाया, स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्विक फाइंड में जाओ एंड स्टूडेंट को सिलेक्ट करो। तो यहाँ पे देखो आपके पास स्टूडेंट आ रहा है। आप कोर्स देख सकते हो, तो आप कोर्स करोगे कोर्स आ जाएगा, और रजिस्ट्रेशन अगर लिखोगे तो रजिस्ट्रेशन भी आ जाएगा। ठीक है, अब अभी अपन ऑब्जेक्ट मैनेजर को ऐसे एज इट इज रहने देते हैं। अब मेरे को क्या करना है, मैंने ऑब्जेक्ट तो बना लिए, पर वो विजिबल कहाँ पे होंगे, ये मेरी ऑर्ग है, इस ऑर्ग में वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे विजिबल होंगे। अभी अगर मैं बात करूँ कोई से भी ऐप की, तो पहले अपन कल क्या सेल्स ऐप में गए थे, तो वहाँ पे अपन को ऑब्जेक्ट दिख रहे थे। तो मैं वापस सेल्स ऐप में चलता हूँ, क्या वहाँ पे मेरे बनाए हुए ऑब्जेक्ट दिखेंगे, तो देखते हैं अपन शो होते हैं या नहीं होते अपने बनाए हुए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अपन को अपने जो अभी अपन ने ऑब्जेक्ट बनाए वो बाय डिफॉल्ट शो नहीं होंगे। तो मैंने कल क्या बोला था कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की टैब को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे सेल्स ऐप के अंदर नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे ये वाले ऑब्जेक्ट मैं चाहता हूँ मैं खुद का एक क्या बनाऊँ, कॉलेज मैनेजमेंट। ठीक है, कॉलेज मैनेजमेंट नाम का एक ऐप बनाऊँ। तो उसके लिए अपन को क्या क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से देखना है। इसके लिए अपन को कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट को विजिबल करने के लिए अपन को टैब बनानी पड़ती है। टैब क्या होती है, यहाँ पे जो आप मेन्यूज देख रहे हो उसी अकॉर्डिंग आपको एक टैब बनानी पड़ेगी। अब टैब कहाँ से आप बनाओगे, तो वापस आपके गियर आइकन के ऊपर सेटअप है। कुछ भी अगर आपको अपनी और के अंदर नई चीज बनानी है या फिर सेटिंग्स या फिर कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो वो सब सेटअप मेन्यू से होगा। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप टैब लिखो। टैब लिखते से यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, तो आपको टैब्स के अंदर जाना है। टैब्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी तरह की टैब्स आप बना सकते हो, पर अभी अपन कस्टम ऑब्जेक्ट टैब बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट टैब के न्यू पर आप जाओ। न्यू पर आप जाओगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट अभी बने हुए हैं उस सबकी लिस्ट आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर शो हो जाएगी। तो लाइक मेरे को कोर्स की बनानी है, तो मैं कोर्स सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ से आपको टैब स्टाइल सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स दिखेंगे आपको, तो आप कोई सी भी टैब स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइकन भी है और कलर भी है। तो मैंने बेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, और कोर्स के ऊपर मैंने बेल सिलेक्ट करा है, बाकी आप एज इट इज रहने दो। तो नेक्स्ट करो। अब ये जो अपने पास आ रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसी को बोलते हैं अपन विजार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टैब विजार्ड आ रखा है। तो बाकी सब आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दो वापस। ये क्या, ये कौन सा है कि किस किस प्रोफाइल पे ये टैब दिखनी चाहिए। तो अभी अपनी प्रोफाइल कौन सी चल रही है, अभी अपनी प्रोफाइल चल रही है सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल। तो यहाँ पे देखो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही है। तो सिस्टम एडमिन को ये दिखेगी, आप नेक्स्ट कर दो। ओके, नेक्स्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे आपको कस्टम टैब दिख रहा है।
ठीक है, कौन सा स्टेप चल रहा है आपका, ऐड टू कस्टम ऐप। अब आपने जो ऐप है अभी तक अपना बना ही नहीं है, ठीक है, कॉलेज मैनेजमेंट ऐप, तो वो अभी तक अपन ने बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको अपना ऐप भी नहीं दिख रहा होगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अभी आप सारे डीसेलेक्ट कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपने जितने भी ऐप है सबके अंदर ये टैब विजिबल है। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का जो ऐप बनाऊंगा सिर्फ उसी के अंदर ये टैब आए, तो मैंने यहाँ से डीसेलेक्ट कर दिया। तो आप स्टेप पढ़ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन कर सकते हो। ठीक है, सेव कर दो आप इसको। सेव करने पे यहाँ पे देखो आपके पास टैब बन चुकी है, उसके प्लूरल लेबल के साथ आपके पास टैब बनेगी। तो जब भी आप प्लूरल लेबल रखो तो उसको ध्यान से रखना, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग टैब आपकी शो होगी। तो यहाँ पे मैंने कोर्सेज की बना दी है, यहाँ पे मैं स्टूडेंट की भी बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्टूडेंट की बना लेते हैं। ठीक है, अलार्म क्लॉक के से एंड उसको नेक्स्ट कर देते हैं। अगेन आपको प्रोफाइल्स पे नेक्स्ट कर देना है एंड आपका जो इंक्लूड टैब है उसको डीसेलेक्ट कर देना और सेव कर देना। ठीक है, अब आपका अगर ऐप बना हुआ होता तो वहाँ पे ऐप्स के अंदर आ जाता, पर अभी ऐप बना हुआ नहीं है तो वो नहीं आ रहा है। रजिस्ट्रेशन की भी मैं यहाँ पे टैब बना लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन की टैब के लिए कोई भी सिलेक्ट कर लो आप कलर थीम एंड नेक्स्ट कर दो, प्रोफाइल चूज के ऊपर नेक्स्ट कर दो और ऐप चूज के ऊपर, क्योंकि अभी ऐप नहीं बनाया तो डीसेलेक्ट कर दो, सेव कर दो आप यहाँ पे। तो आपकी तीनों टैब बन चुकी है। अब आपके जो ऑब्जेक्ट होंगे उसको विजिबल करने के लिए टैब तो है, पर कहाँ वो विजिबल होनी चाहिए, किस ऐप में विजिबल होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास अभी ऐप नहीं है। तो अब अपन चलेंगे अपना कस्टम ऐप बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको ऐप, आपके जो भी सेटअप मेन्यू है उसमें ऐप लिखना है। ऐप लिखने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा ऐप्स के अंदर ऐप मैनेजर। ऐप मैनेजर पे आप क्लिक कर दो। ऐप मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा एक न्यू लाइटनिंग ऐप के नाम से बटन। उस न्यू लाइटनिंग ऐप पे आप चले जाओ। अब यहाँ पे आप ऐप बना सकते हो, तो यहाँ पे आपको अपनी ऐप का नाम रखना है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कॉलेज मैनेजमेंट। ठीक है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम रख लो या कॉलेज मैनेजमेंट ऐप रख लो, कुछ भी रख लो। डेवलपर नेम आप जो यहाँ पे टैब दबाने के बाद आया उसको एज इट इज रहने देना। ठीक है, उसके बाद अब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रख सकते हो कुछ अपने ऐप के बारे में, फॉर मैनेज स्टूडेंट एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड आप यहाँ पे अपने ऐप का कोई लोगो भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन ऐप ब्रांडिंग। तो कुछ इस तरीके से वो दिखेगा। तो अभी मैंने कोई अपलोड नहीं कर रखा है, अभी मैं अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद मैं वर्कशॉप पे आता हूँ एंड यहाँ पे एक लोगो है मेरे पास, लोगो को मैं अपलोड कर देता हूँ। तो ये अपलोडिंग हो रही है अपने पास। अपलोडिंग होने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि वो किस तरीके से अपन को दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे आईबर्ड्स का लोगो अपलोड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हो कि कौन सी कलर थीम आपको रखनी है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऑरेंज रख लो, कुछ भी रख लो, जो भी आपके अच्छा क्या जो भी आपके रिक्वायरमेंट हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे भी विजार्ड चलेगा आपके पास। तो ऐप के अंदर आपके पास एक आता है नेविगेशन स्टाइल, स्टैंडर्ड रखनी है, सपोर्ट फॉर्म फैक्टर, डेस्कटॉप एंड फोन। तो अगर आपका ऐप सिर्फ आप चाहते हो डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग बनाना तो डेस्कटॉप रख लो, फोन के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो सिर्फ तो फोन रख लो, दोनों के अकॉर्डिंग तो डेस्कटॉप एंड फोन। सेटअप एक्सपीरियंस के अंदर आपको फुल सेटअप ऑप्शन चाहिए या फिर सर्विस सेटअप ही चाहिए, तो वो भी रख सकते हो कि उस ऐप से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन हो सिर्फ सर्विस सेटअप वाले दिखे या फुल सेटअप वाले दिखे। तो अभी फुल सेटअप वाले रहने देते हैं। बाकी इन दोनों को अभी अपन स्किप करते हैं। ठीक है, टेम्परेरी टैब्स फॉर आइटम्स आउटसाइड ऑफ द ऐप, तो इसको रहने देते हैं। और एंड यूजर पर्सनलाइजेशन को भी अपन जिस अकॉर्डिंग है उस अकॉर्डिंग ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे अब यूटिलिटी आइटम है, यूटिलिटी आइटम अभी अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यूटिलिटी आइटम को भी आप नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे आ रहा है आपके पास अवेलेबल आइटम। अवेलेबल आइटम के अंदर क्या होगा, जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे जिनकी टैब बनी हुई होगी वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे। तो जैसे आप स्टूडेंट करोगे तो स्टूडेंट आपके पास शो हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे एरो साइन है, ठीक है, ऐड, उससे ऐड कर सकते हो। तो पहले स्टूडेंट सिलेक्ट कर लो और ऐड कर लो। ठीक है, एंड इसके बाद आपके पास कोर्स आ जाएगा। तो कोर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो और ऐड कर लो। इसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा।
तो रजिस्ट्रेशन आप सिलेक्ट कर लो और ऐड कर लो, जिसकी टैब बनी होगी वही दिखेंगे यहाँ पे। तो टैब आपको पहले बनानी है जाके, उसके बाद आपको ऐप बनाना है। हाँ, अगर आपका ऐप बना हुआ है तो आप जब टैब बना रहे हो तो वहाँ पे आपका ऐप विजिबल हो जाएगा, वहाँ से ऐप सिलेक्ट कर लो। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, वाइस वर्सा। अब यहाँ पे प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करनी है कि इस ऐप के एक्सेस करने की कौन कौन सी प्रोफाइल होगी, ठीक है। तो अभी अपन सिस्टम एडमिन ही सिलेक्ट करेंगे, बाकी आपके जो जो भी और के यूजर को आप इस ऐप का एक्सेस देना चाहते हो वो प्रोफाइल्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो अभी मैं सिर्फ सिस्टम एडमिन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ अपन ही इसको एक्सेस करेंगे। सेव एंड फिनिश आप कर सकते हो, करते ही आपका एक ऐप बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उस ऐप को जाने के लिए आप कहाँ से जाओगे, ऐप लॉन्चर। ये क्या है, अपना ऐप लॉन्चर जो स्क्वायर है। इस ऐप लॉन्चर के अंदर आपको लिखना है कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप कॉल लिखोगे तो वो आ जाएगा। एक आपके पास यहाँ पे व्यू ऑल बटन भी आता है, तो व्यू ऑल करते हो तो आपके पास एक पूरा मॉडल खुल के आएगा, या फिर आप बोल सकते हो एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके पास, और वहाँ पे आपको अपने सारे ऐप दिखेंगे। तो वहाँ से भी आप सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे जाओ, आपको यहाँ पे आपका कॉलेज मैनेजमेंट ऐप दिख गया है, और यहाँ पे आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाए थे वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कोर्सेज विजिबल हो रहा है, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, इसका लिस्ट व्यू आ रहा है। तो आपने देखा होगा जिस तरीके से अपना कल अपन सेल्स ऐप में जाके कुछ भी ओपन कर रहे थे ऑब्जेक्ट, तो उसी तरीके से आपको सेम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब आप इसके अंदर अगर न्यू करते हो तो न्यू करने पे आप देखोगे यहाँ पे न्यू स्टूडेंट के अंदर आपको सिर्फ स्टूडेंट नेम ही दिख रहा है। जो क्या था, जब अपने ऑब्जेक्ट बनाया था तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त जो अपन ने फील्ड उसके अंदर मेंशन करी थी, जो मैंने बोला था रिक्वायर रहती है कि वो तो आपको फिल करनी ही करनी पड़ेगी, तो सिर्फ आपको वही दिख रही है। जबकि अपन ने उसमें इतनी सारी फील्ड बनाई है। अगर मैं स्कीमा बिल्डर पे जाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारी फील्ड है अपने पास, जैसे मोबाइल है, एड्रेस है, ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सारी फील्ड वहाँ पे नहीं दिख रही है। तो ये क्या होता है, आपको अगर आप स्कीमा बिल्डर से फील्ड ऐड कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको पेज लेआउट के ऊपर जाके आपको खुद को मैनुअली ऐड करना पड़ता है। अब पेज लेआउट क्या होता है आपके पास, तो पेज लेआउट क्या समझ रहे हो पेज लेआउट से, तो अगर इस वर्ड पे ध्यान दें अपन, तो पेज का जो लेआउट होगा उसको बोलेंगे पेज लेआउट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को सेटिंग करनी पड़ेगी किसके अंदर, अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाके। सो गाइस, आज अपन इतना ही करते हैं। आज आप जाके ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। अब आप कोई सा भी मैनेजमेंट सिस्टम लेके बना सकते हो, लाइक होटल मैनेजमेंट बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कॉलेज मैनेजमेंट बनाया, उसमें रूम्स होंगे आपके, होटल की इन्फॉर्मेशन, रूम्स की इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना सकते हो, उसमें बुक्स की, ऑथर्स की, उसमें बुक्स की जो इशू करा रहे हैं उनकी पर्सन की डिटेल। और इस तरह से बहुत सारे आपके आसपास जितने भी ऑटोमेशन चल रहे हैं या जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, उससे आप आइडिया लेके खुद का एक ऐप बना के देखो, खुद के ऑब्जेक्ट बनाओ और खुद के फील्ड रखो उसके अंदर, ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या सीखा, आज अपन ने किस तरह से अपन को ऑब्जेक्ट बनाने, किस तरह से ऐप बनानी है, किस तरह से टैब बनाने हैं, वो अपन ने सीखा। कल गाइस इसके अंदर अपन ऑटोमेशन करेंगे, ठीक है। कि डेटा डालेंगे, डेटा के अकॉर्डिंग कुछ ऑटोमेशन होगा, लाइक वैलिडेशन लगाएंगे उनके ऊपर, किस टाइप की वैल्यू आ सकती है, या फिर और भी बहुत कुछ। तो कल अपन पेज लेआउट एंड जितने भी ऑटोमेशन प्रोसेस है वो देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। एंड अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो चैट विंडो के अंदर। टाइम अपना हो चुका है, सो प्लीज बी फास्ट। If anyone want to ask some questions, please mention them in chat window. Okay, so I think सबको समझ में आ गया है, so good. So guys, thank you. And कल अपन इसके अंदर ऑटोमेशन प्रोसेस लगाएंगे। So please stay tuned with us. Welcome चित्रा. So goodbye guys. कल मिलते हैं अपन अगेन अपने डे 4 के साथ। बाय बाय।